नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। शख्सियत में हम आपको आज रूबरू कराएंगे शहडोल संभाग की उस शख्सियत से जिनके घर के इर्द गिर्द कभी भाजपा की राजनीति चक्कर लगाती थी। जिले का बिहारी विकासखंड जो खुद में लगभग आधे जिले को समेटे हुए है, 70 के दशक में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे स्वर्गीय लवकेश सिंह के पुत्र वीरेश सिंह, जिन्हें लोग रिंकू भैया के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सिर्फ 42 साल की उम्र में आपने सत्ता की उन ऊंचाइयों को देखा जहां तक पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद जब व्यवहारी की राजनीति का जिक्र होता है तो कांग्रेस हो या भाजपा बिना रिंकू का नाम लिए अधूरी रहती है। क्या आप मानते हैं कि आज भाजपा की मुख्य धारा से आप अलग थलग हैं या किनारे हैं? क्या कारण है उसका? बिल्कुल, मैं आज तो भाजपा के मुख्य धारा में बिल्कुल नहीं हूँ और ये सबको विदित भी है कि हम भाजपा में हैं भी नहीं। और उसकी वजह है हमारे क्षेत्र के विधायक जी, जिसके टिकट को लेकर हमारा विरोध हुआ और इसी वजह से हमने भाजपा छोड़ा। और आदरणीय विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनको प्रत्याशी बनाया, जबकि वो मूलतः कांग्रेस के रहे हैं। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ये भाजपा के कभी हो नहीं सकते, क्योंकि इनके खून में ही कांग्रेस है, इसलिए। और जिसका उदाहरण कमलनाथ जी की सरकार में देखने को मिला। क्या आप मानते हैं कि आपका जो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, हालांकि पूरा विरोध नहीं है, आज भी हमने जैसे पहले भी कहा कि कहीं न कहीं जब व्यवहारी की राजनीति का जिक्र होता है तो उसमें बिना रिंकू का नाम लिए वो अधूरी रह जाती है। उसके बाद भी विरोध हो रहा है और एक बड़ा वर्ग है वहाँ पर। चुनाव के समय भी ये देखा गया, जब टिकट की बात आई थी तो उस समय हजारों लोग आपके साथ यहाँ पर आए थे। भाजपा कार्यालय का घेराव हुआ था और टिकट परिवर्तन की मांग की रही थी, लेकिन जब पार्टी ने उस पर विश्वास जिताया तो वो जीत कर सामने भी आए। आपको नहीं लगा कि जीतने के बाद उसके कि कहीं न कहीं आप गलत थे और पार्टी का फैसला सही था? देखिए, आपका कहना एक हिसाब से सही भी हो सकता है, पर मैंने जो बातें कही थी संगठन को कि मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं था, मेरा व्यक्ति से विरोध था। और जिस व्यक्ति को भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया था वो कभी भाजपा का न था, न है, न रहेगा। इस बात पे मैं पहले भी कायम था और आज भी कायम हूँ। और इसका एकदम उदाहरण, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ये सीधे कमलनाथ जी के लाडले विधायकों में थे और ये खुद बोलते थे कि कमलनाथ जी हमारे आइकॉन हैं। लेकिन ये बात भी तो सामने आई जब अग्नि परीक्षा की बात आई, तब वो भाजपा के साथ ही थे। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। जब भी कांग्रेस के वोटिंग का समय आया था, जब किसी मत को लेकर वोटिंग हुई थी तो वो कांग्रेस के साथ थे। और जब ये हो गया कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पूरा खेमा भाजपा के साथ है और सरकार भाजपा की बन रही है, तो इनका तो ये शुरू से उद्देश्य रहा है कि जिसके तरफ दम उसके तरफ हम। उसी की वजह से ये भाजपा में, नहीं तो अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस में रहते। हम बात करते हैं 1970 के दशक की बात करते हैं, जब आपके पिता स्वर्गीय दादा लवकेश सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे 1972 में। उसके बाद वो लगातार जब 3 चुनाव जीते हैं और 2003 में जब उमा जी की सरकार आई तब उसमें मंत्री भी बने थे आपके पिताजी। और कहीं न कहीं ये देखा जाए कि ब्योहारी में जो कांग्रेस का एक गढ़ था, पंडित रामकिशोर शुक्ल थे वहाँ के, कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री थे वो। और भाजपा में चाहे ब्योहारी को कह लें या फिर अखंडित शहडोल की बात अपन करते हैं, कहीं न कहीं जो धुरी थी वो ब्योहारी ही थी। जब पिताजी आपके दादा मंत्री थे तो पूरा जो संभाग था और आसपास की राजनीति थी इनके इर्द गिर्द घूमती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको किनारे कर दिया गया? कुछ तो गलतियां हुई होंगी आपसे या कुछ गलतफहमियां हुई, क्या कारण थे उस समय के? अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पिताजी ने बड़ी जमीनी स्तर से काम किया और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला शहडोल जिला या ब्योहारी वो भाजपा में हुआ। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय लल्लू सिंह जी और हमारे पिताजी स्वर्गीय लवकेश सिंह जी का ही एक बहुत बड़ा योगदान था जब इस पूरे संभाग में भाजपा का गढ़ बनाने में उन्होंने सहयोग किया। ये बात सत्य है कि हमारे पिताजी के न रहने के बाद हमारी सीट रिजर्व हो गई। आज पहली बार सीट रिजर्व हुई। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ बना रहा। बलि सिंह जी विधायक थे, हम लोग
क्योंकि हम सब भाजपा के ही, हमारे खून में भाजपा की, हमने पैदाइशी से भाजपा ही देखी है। हमारा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, हमारा संगठन से कोई विरोध नहीं है, हमने व्यक्ति का विरोध किया था। उसको लेकर लोग कह सकते हैं कि मैं भाजपा से मेरा विरोध है, और ये बिल्कुल कहना गलत है कि भाजपा से मेरा विरोध है। विधायक जी से मेरा विरोध है, वो भी इस बात का नहीं कि हमारा व्यक्तिगत हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। राजनीति आदमी जब करता है तो सेवा भाव होना चाहिए, और हमारे पिताजी ने सेवा भाव से राजनीति की। हम लोग कहीं बहुत बड़े राजघराने या बहुत बड़े इलाकेदार के घर से नहीं, बहुत छोटे घर से आते हैं, और उसके बाद भी हम लोगों ने जन सेवा करके इन ऊंचाइयों पे हमारे पिताजी ने भाजपा को भी और हम लोगों को भी स्थापित किया है। कहीं कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा था कि पार्टी छोटी है और आपका कद बड़ा है और आप जबरदस्ती पार्टी पर हावी हो रहे थे, जबकि पार्टी का निर्णय तो सही साबित हुआ? इस बिंदु पे कुछ बताइए ना। जब पार्टी ने शरद कोल को कांग्रेस से भाजपा में लाए और पार्टी के लगभग लोग उसमें लगे थे, तो आपको तो स्वीकार करना चाहिए। चाल चरित्र और चेहरा और अनुशासन वाली पार्टी है ये भाजपा, आपको स्वीकार करना चाहिए और पार्टी के बताए रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और हम पार्टी के रीत नीति और सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। पार्टी का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत से विपरीत जाकर टिकट का निर्णय हुआ है। शरद कोल जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। हमारा विरोध इस बात का था कि किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाए, हम उसके साथ हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा था कि जैसे बली सिंह वहां पर थे, विधायक थे, या आपके पिताजी की विरासत थी? आपको लगता था, आप जब लगभग 20 वर्ष की उम्र में रहे होंगे, उस समय आपके पिताजी मंत्री थे, उसके पहले विधायक थे, आपने बचपन से ही वो काल देखा है, राजनीति वाला काल देखा है। बिहारी की जो सत्ता थी और बिहारी के जो लोग थे आपके घर के इर्द गिर्द डेरा लगाए रहते थे। आपको लगा कि उसके बाद जो विधायक बने बली सिंह, वो एक बार प्रकार से देखा जाए तो आपका हरवाहा माना जाता था। रिंकू सिंह जहां बोलते थे वो जाते थे, रिंकू सिंह जहां बोलते थे वो दस्तखत करते थे, और आपको लगा कि ये शरद कोल है, मेरी मुट्ठी से बाहर चला जाएगा, मेरी बात नहीं मानेगा। ये कारण तो नहीं था उसका विरोध करने का? नहीं, ये गलत बात है। बली सिंह जी के विषय में अगर लोग ऐसी बातें करते हैं तो वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी 1980 में, तो भारतीय जनता पार्टी के पहले मंडल और बली सिंह सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उनका हक था भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाने का। इसलिए हम लोगों ने उनकी मांग की और वो भाजपा से निर्वाचित भी हुए, विधायक भी हुए। जहां तक शरद कोल जी की बात है, वो भाजपा में कभी थे ही नहीं, ना उनके पिताजी थे ना वो थे। हमारी मांग सिर्फ इस बात की है, जब से सीट हमारी रिजर्व हुई आदिवासी के लिए, तो कोई ना कोई हमारा आदिवासी भाई ही विधायक बनेगा। आप किसी को भी दीजिए जो भाजपा का हो। क्या पूरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी वर्ग के कोई भी नेता नहीं थे? हम कांग्रेस से प्रत्याशी आयातित करके और फिर उसको चुनाव लड़ाए, इस बात का मेरा विरोध था, ना कि भाजपा के रीत रीत का विरोध। आपको कोई डर नहीं था कि हो सकता है ये मुट्ठी से बाहर, मेरे से बड़ा नेता बन जाएगा, मेरा कद छोटा हो जाएगा? ये कहने की बात ही नहीं है कि कोई बड़ा, या वो अपने भाग्य और अपनी कर्मठता से बनता है, अपनी पौरुषता से आदमी अपने को जीतता है। इस बात से कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये कहना तो गलत है। और शरद कोल जी युवा विधायक बने और वो भी भारतीय जनता पार्टी की थे। लोगों ने शरद कोल जी को वोट नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लोगों ने वोट दिया है। अभी की परिस्थितियों को आपको देखकर लगता है, आप बिहारी में रहते हैं, वहाँ की स्थितियों पर एक एक चीज ऐसी होती होगी जो आपके पास जरूर पहुंचती होगी। जो जिस स्थिति में आप थे, आपकी चौपाल लगा करती थी, बैठा करते थे, लोग आते थे, आप निर्णय किया करते थे। शरद कोल भी उसी राह पर चल रहे हैं। अभी पता चला, अक्सर हम लोग जाते हैं वहाँ पर, जो खबरें आती रहती हैं, तो आप ही की तर्ज पर चौपाल लगाते हैं, वहाँ पर लोगों की बातें सुनते हैं, फिर अधिकारियों को फोन लगाते हैं। अच्छी बात है, अगर वो कुछ भी अच्छी चीज कर रहे हैं तो करना चाहिए। जनता ने उनको चुना है तो जनता के हित में काम करना चाहिए। अगर वो ये मानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे थे तब तो वो ऐसा कर रहे हैं, अगर हमारी नकल कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच इस बात का नहीं है कि इन 3 वर्षों में वो ये तो बताएं कि उन्होंने क्या विकास किया है। मैं भाजपा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो विधायक हैं, क्षेत्र के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ये बताएं कि जो सड़कें हमने बनवाई थी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सड़कें बनी थी, उसमें क्या वो गड्ढे जो हुए हैं उसको भरवाने का काम कर पाए हैं? एक ऐसा कोई उदाहरण वो बता दें कि जिन्होंने वो बताएं कि हमने इन 3 वर्षों में ये विकास किया है। वो सोन नदी के पुल की बात करेंगे, सोन नदी का पुल का आप सन देख लीजिएगा, उसकी स्वीकृति कब की है? जब वो प्रत्याशी का फार्म भर चुके तो उसके पहले की स्वीकृति। बनसुकली रोड उसके पहले की स्वीकृति है।
पेयजल हमारे पिताजी की देन है, व्यवहारी की हॉस्पिटल हमारे पिताजी की देन है। हम लोगों ने पूरे व्यवहारी शहडोल जिले में एक अलग मॉडल दिखता था, आज वो गड्ढों में तब्दील हो गया है, वो किसकी देन है? इस पर कौन विचार करेगा? चलिए अब इस राजनीति से थोड़ा बाहर चलते हैं, हम वीरेश सिंह रिंकू के पास आते हैं। मतलब पूरे संभाग की बात करें तो एक अलग चेहरा तो है, व्यवहारी की बात होती है। व्यवहारी एक बड़ा क्षेत्र है, उससे आसपास सटा हुआ, चाहे सीधी वाला एरिया हो, चाहे रीवा वाला हो, चाहे देवलोन हो, चाहे इधर जयसिंह नगर आ जाते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, एक शख्सियत के रूप में आप यहाँ पर हैं, पहले से ही केंद्र बिंदु रहे राजनीति का जब बाबूजी थे यहाँ पर। तो और एक बड़ा वर्ग है जैसे अनूपपुर जिले और अपना यहाँ पर उमरिया जिला है, यहाँ के लोग आपके बारे में बहुत कम जानते हैं। रिंकू रिंकू भैया जानते हैं, जाओ तो मदद कर देते हैं, खड़े रहते हैं हर चीज़ में, ये तो सबको मालूम है। लेकिन अपने बारे में कुछ बताएं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई थी? मेरे बारे में आधी जानकारी तो आपने वैसे ही दे दी है। मेरी पढ़ाई व्यवहारी से हुई है, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। इसके बाद हमारा कॉलेज व्यवहारी में हुआ, मैंने एमए तक व्यवहारी में किया। इसके बाद लॉ हमने रीवा यूनिवर्सिटी से किया, रीवा से किया। ये हमारी पढ़ाई है, वकालत भी मैं करता हूँ और किसान का बेटा भी हूँ। हमारे पिताजी भी वकालत करते। आपने राजनीति शास्त्र से एमए किया था, और क्या पहले से ही एमए जो राजनीति शास्त्र आपने सब्जेक्ट चुना था, विषय चुना था, तो आपको पहले से ये था कि मुझे राजनीति करनी है, तो ऐसे ही ले लिया था? राजनीति शास्त्र का राजनीति से कोई लेना देना। अगर ये कोई कहता है राजनीति शास्त्र जो लेगा वो राजनीति करेगा, इससे कोई संबंध नहीं। वो तो बाद में पता चलता है कि किताबों के अंदर क्या है क्या नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमको विरासत में मिली, हमारे पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, जनसेवा में रहे, लेकिन राजनीति या लॉ करना, हमारे ग्रैंडफादर वकालत करते थे, हमारे पिताजी वकालत करते थे, मैं भी करता हूँ, मेरे भैया भी हैं, मेरी बहनें भी हैं जो एडवोकेट हैं। तो ये तो हमारे घर की एक परंपरा रही है वकालत की, और इस पैसे को हमने लोगों की सेवा में ज्यादा किया है, इसका भाव हमारा सेवा था। राजनीति में आने के लिए हम लोगों ने पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हम राजनीति में जिस सेवा भाव के लिए हैं उसमें है, हम अपनी बात को ये मानते हैं कि हमने जो कही है या अपनी बात में जो चीजें रहते हैं उसमें कायम रहते हैं। हर किसी का एक सपना होता है, जब छात्र जीवन में रहता है तो सोचता है कि कोई मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, मुझे वकालत करके अच्छा वकील बनना है, जज बनना है, इंजीनियर बनना है, सफल कारोबारी बनना है या राजनेता बनना है, कुछ भी। आपने क्या सोचा था? कुछ तो मन में ऐसी बातें आई होंगी जब छात्र जीवन में थे, पढ़ाई कर रहे थे। नहीं, हम तो चूंकि हमने आपसे बताया कि हमारे ग्रैंडफादर भी उसी लाइन पे थे, वकालत ही करना चाह रहे थे। और एक बहुत कम उम्र में हम जब थे, जब हमारे दाऊ साहब नहीं रहे, 8 फरवरी 2008 को नहीं रहे, उस समय हमारी उम्र मुश्किल से 29 से 30 साल। तो ये एक जो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई, उसके बाद से हम इस राजनीति में सक्रिय हुए। राजनीति करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ लोगों का प्रेम, और दाऊ साहब के बाद जो लोगों ने हमको एक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मुझे आना पड़ा। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। भाजपा में एक दौर आया था जब वहाँ पर नगर निकाय के चुनाव थे, मनोज सरैया जी यहाँ पर संगठन मंत्री थे। उस समय कुछ जो भाजपा का संगठन था उसमें आप भी अच्छे पद पर थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक कद था उस समय आपका, और इधर संगठन मंत्री मनोज सरैया थे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव या ऐसी कुछ बातें आई थी जो तमाम चर्चाओं में भी थी, और उसके बाद डाउनफॉल हुआ। स्थानीय स्तर पे तो आपका कद बना रहा, बाकी सब चीजें व्यवस्थित रही, लेकिन राजनीति में, जो भाजपा की राजनीति में एक समय ऐसा भी आया कि लगा कि आप या तो भाजपा की राजनीति से किनारा कर लेंगे, कांग्रेस में जा सकते हैं। मनोज सरैया वाला जो विवाद हुआ था, क्या था उसमें? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारा आदरणीय संगठन मंत्री जी थे मनोज सरैया, और जयसिंह नगर नगर पंचायत के चुनाव का मामला था, जिसको लेकर हमारे बीच में प्रत्याशियों को लेकर, चयन को लेकर था, जिसमें कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसको मैं यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ, जो कि किसी भी पार्टी के संगठन मंत्री को इस तरीके से नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये बात सत्य है कि मुझे मेरी कमी भी मानी जा सकती है कि मैंने बड़े स्पष्टता से इस बात को कह दिया। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मेरा कहना उनके लिए या मेरे लिए भी नुकसानदेह था और संगठन मंत्री जी का हमारे प्रति जो भाव थे वो गलत निकल गया, जबकि मैंने जो बात कही थी वो सत्य थी और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने इस बात को प्रदेश स्तर पर रखा है और उस बात को प्रदेश ने बाद में स्वीकार भी किया था। लेकिन मेरी सत्य कहने की आदत मेरे लिए नुकसानदेह, ये मैं मान सकता हूँ। बाबूजी 3 बार विधायक थे, मंत्री भी थे, पहले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाजपा का झंडा यहाँ पर उठाया था। अभी करीब 4 से 5 वर्षों के दौरान जो डाउनफॉल आया है भाजपा में आपके कद का, तो आगे भविष्य में उनकी विरासत जो थी क्या हाथों से फिसल जाएगी या फिर कैसे उसको सहेज कर रखेंगे आप, क्या सोचा है आपने? देखिए, राजनीति में ये उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं और मैं अपने पिताजी के विषय में एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। 90 में वो पूरे विंध्य क्षेत्र में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक थे और 93 में उनकी टिकट कट गई। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और मात्र 1200 वोटों से चुनाव हार गए। ये दुर्भाग्य मेरा भी है कि सीट आज रिजर्व है। अगर मेरे पिताजी होते, मैं नहीं होता इस राजनीति में, और पिताजी होते और टिकट जिस तरीके से विधायक जी को दी गई है तो वो भी वही करते। मुझे जो विश्वास है, जो मैंने किया है, क्योंकि हम राजनीति में सेवा भाव से हैं, तो हम अपने स्थान को बनाए रखेंगे, जनता जाएगी। आज आप जाके ब्योहारी में देखिए, ठीक है, जब शहद होता है तो वहां पर काफी मधुमक्खियां बिन बनाती हैं और जब शहद नहीं होता है तो कुछ चीजें कम भी होती है। आपको नहीं लगा जब चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव थे, तो आपने खुलकर गोंडवाना गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किया? आपको नहीं लगा कि जो बाबूजी की इच्छा थी भाजपा को बढ़ाने की, उसमें आप कहीं न कहीं कुछ काट रहे हैं? मैंने आपको स्पष्ट यही कहा है कि 93 में हमारे पिताजी को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो चुनाव निर्दलीय लड़े, चुनाव हारे केवल 1200 वोटों से। अगर सीट रिजर्व नहीं होती तो हम भी निर्दलीय लड़ते। हमने गोंडवाना का सपोर्ट किया क्योंकि हमें आदिवासी भाई को लड़ाना ही पड़ेगा और हम सेकंड पोजीशन पे थे। कांग्रेस तीसरे चौथे पे क्यों चलेगी? ये भी तो प्रश्न है। छोटे आप व्यवहारी की बात अगर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, केवल भारत की नहीं, विश्व का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आकर, अगर उसके बाद भी गोंडवाना जो 15 से 18,000 वोट पाती थी, वो 45,000 अगर वोट पा रही है, तो अगर जनता का झुकाव हमारे प्रति नहीं होता तो कैसे संभव था कि 45 से 46,000 गोंडवाना? आपको ये आभास था कि गोंडवाना जीतेगी या हारेगी? मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव में नहीं कर अपनी जिद पूरी कर रहे हैं केवल। हम अपनी चीजें बता रहे हैं कि लोग जो गलतफहमियां फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उससे आदमी को समझना चाहिए कि अगर 45,000 मतदाता हमारे पक्ष पे वोट कर रहा है तो वो झुकाव है। तो गोंडवाना को तो पहले भी वोट मिले थे, जब गोंडवाना उसके पहले चुनाव लड़ी थी। 15 से 20,000 से ऊपर कभी गोंडवाना वोट नहीं पाई। तो ये माना जाए 20,000 काट लिए जाए तो 25,000 के आसपास आपके पास वोट हैं, या फिर बिल्कुल कुछ विरोध के भी मत होंगे, अकेले आप नहीं होंगे, तो शरद जो टिकट की दौड़ में होंगे और चाह रहे होंगे। नहीं, अब आप कांग्रेस का तो पुराने विधायक को ही टिकट मिली थी, तो पुराने विधायक जी थे, रामपाल जी लगी थी। सत्ता विरोधी लहर, वहाँ जो विधायक थे उनका काम भी नहीं था, तो अब जो भी कहें, तो डाइवर्ट होने ही थे। आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि व्यवहारी का एक बड़ा तबका, व्यापारी वर्ग हमारा विरोध करता है। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहता हूं। नगर पंचायत के जब वहाँ पर चुनाव हुए थे, नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस समय भी ये स्थिति आई थी। आपकी बात में स्पष्ट तरीके से कह दूं, आपका नगर पंचायत में जो लोग अफवाह उड़ाते हैं वो गलत है। हमारे साथ व्यापारी का एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ा रहता है। आप ये जाके एक जो गोंडवाना का जो रिजल्ट है विधानसभा का, वो उठा के देखिए कि व्यवहारी नगर में वहां तो कोई गौड़ समाज का व्यक्ति नहीं रहता, कोई मतदाता गौड़ समाज का नहीं है। फिर गोंडवाना को 2,500 वोट कहां से आए? उसी व्यापारी वर्ग के लोगों ने ही दिया है।
हम कैसे कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग हमारे साथ? अकेले व्यवहारिक क्षेत्र की बात करें, हम आप ही की बात मानते हैं तो लगभग 25,000 वोट, गोंडवाना के वोटों को अलग भी करते हैं तो लगभग 25,000 ही बहुत बड़ी संख्या होती है जो आपके साथ है और आपकी अनुयायी है, के हिसाब से आपकी बातों को मानती है। उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि आपके व्यक्तित्व जो है, आपके जो शुभचिंतक हैं और राजनीति में भी भले विरोधी हैं, लेकिन विरोधी भी आपकी बात कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं कि रिंकू सिंह का एक कद तो है, एक स्वभाव तो है, एक अलग उनकी पहचान है। ऐसा नहीं लगता कि आप केवल व्यवहारी में सिकुड़ कर रह गए हैं, बाहर कभी मुख्यालय की राजनीति या कभी बाहर की राजनीति? देखिए, हम लोग संगठन में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो जवाबदारी देता था, उसके हिसाब से हम लोग काम करते थे। पूरे जिले, पूरे संभाग में जो संगठन से जुड़े हुए सबके बीच में जो सामूहिक कार्यकर्ता थे, तो हम लोगों को वर्ग डिवाइड कर दिया जाता था। तो हम उससे हट के कभी काम नहीं किए। हमने अपना अलग से कोई वर्चस्व दिखाने का कभी प्रयास नहीं किया। अब ये अलग बात है कि ये कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पर हमने आपसे शुरू से कहा कि भाजपा हम लोगों के मन, मस्तिष्क और ब्लड में भरी हुई है। अगर हम भाजपा छोड़े थे तो हम किसी भी दल में जा सकते थे, पर क्यों नहीं गए? उसकी वजह ये नहीं है क्योंकि हमारे मन में जो चीजें हैं वो लोगों को दिखती हैं। आज आप व्यवहारी नगर या पूरे क्षेत्र में जाके पूछिए, लोग यही कहेंगे कि इससे खराब स्थिति व्यवहारी की तो हम नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या हो सकती है? भाजपा में एक समय वो भी था, भली बाबूजी के बाद की बात हो, भली सिंह विधायक हो, वहाँ पे प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन धुरी जो रहती थी तो रिंकू सिंह ही रहते थे। रिंकू सिंह ही लोगों को बताते थे, अधिकारियों को बताते थे कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, इसके खिलाफ मामला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब रिंकू सिंह खुद ऐसा लगा कि दूसरों से मदद, हालांकि मदद नहीं मांगी या मांगी वो तो आप ही जानते होंगे, लेकिन मामले भी आपके ऊपर कायम हुए, शहडोल में कायम हुए। आप कहीं बाहर थे, मामला शहडोल में कायम हुआ, वही मामला फिर व्यवहारी में कायम हुआ। अभी पिछले महीने की बात करेंगे तो एक रेत का मामला कायम हुआ आपके ऊपर, वहाँ पर रात में आप गए थे किसी खदान पर। बिल्कुल सही बात है। हम अवैध खदान के विरोध में, मैंने इसके पहले सूचनाएं दी थी DI साहब को, SDM साहब को, सबको दी थी कि अवैध उत्खनन हो रहा है, मशीनों पे रोक है। उसके बाद भी नदियों से मशीनें भर के भेज दी। इस बात का विरोध था। 3 दिन हो गए मेरे कहने के बाद जब नहीं गए तो मैंने सूचना दी और मैं खुद गया। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियो बनी हुई है और पुलिस जो है मशीन को नदी से निकलवा रही है, उसकी आवाज़ है, पुलिस कह रही है कि ऐसा मत करो। उसके बाद भी मेरे ऊपर कायमी मुकदमा हो रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। असहाय जैसा नहीं महसूस कर रहे हैं आप अपनी ही सरकार? ये सरकार तो अपनी है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं देश के, और मुझे लगता है कि सबको हमारे और उनके संबंधों के विषय में भी पता था। पर दुर्भाग्य है कि जिस चीज का विरोध आदरणीय विधायक जी किया करते थे, शरद जी, आज कहीं ना कहीं वो भी उसी में संलिप्त है। क्यों हो रहा है अवैध उत्खनन? आप विधायक हैं, सरकार आपकी है, क्यों आप इस पे रोक नहीं लगाते? क्यों आपके थाने के सामने से, आपके घर के सामने से हाईवा में ओवरलोड होकर गाड़ियां जा रही हैं? क्यों रातों में अवैध उत्खनन हो रहा है? ये जवाबदारी किसकी होती है? जो बात आप कह रहे हैं वही बात तो अभी विधायक जी ने भी कही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी जो है, नौकरशाह जो है, वो समस्या आप उत्खनन करवा बिल्कुल रहे ठीक हैं। कह रहे हैं। विधायक जी आज 3रा वर्ष है और जब एक सौता गांव के खदान में अधिकारियों ने छापा डाला और जब जब्ती बना ली, तब आप जब अधिकारी कार्रवाई करता है तब आप कहते हो मिली भगत है। इसके पहले आप क्यों नहीं कहते हो कि मिली भगत है? आपको तो ये जांच करनी चाहिए कि उस सौता में कौन कौन अवैध उत्खनन करवा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विधायक जी के ही बड़े खास लोग हों और उन पे कार्रवाई हो गई तो वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन की मिली भगत है। इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा कि शासन प्रशासन की मिली भगत है? शरद कोल की बात करें तो जब भाजपा में वो विधायक चुनकर आए थे, कांग्रेस की सरकार थी, एक समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है, फिर वो शांत हो गए, फिर बोला अवैध उत्खनन चलता है, फिर शांत हो गई। ये तीसरी बार लगभग मौका है। वैसे ही आप भी कभी कहते हैं अवैध उत्खनन हो रहा है, कभी शांत हो जाते हैं। एक समय था जब शिवराज जी की सरकार थी और धुरी आप थे वहाँ पर व्यवहारी में, और संजय सिंह वगैरह रहा करते थे, और ऐसे भी कई नाम हैं जो आपके सिपहसालार माने जाते थे, और वो खनिज के कारोबार के केंद्र बिंदु रहा करते थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल स्पष्ट सही कह रहे हैं कि, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय के अवैध उत्खनन की श्रेणियां नहीं हुआ।
कोई भी अगर ठेका लेके टेंडर लेके काम कर रहा है तो वो अवैध उत्खनन की श्रेणी नहीं है, पर जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। आप उस समय के रिकॉर्ड दिखा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी ने पैसा लगाया है, टेंडर लिया है, रेत उत्खनन कर रहा है, वो ठेकेदार है, करेगा। पर आप बताइए जब कार्रवाई करने की बात आती है तो बेचारे ट्रैक्टर वाले फंसते हैं। वो गरीब आदमी फंसता है जो कि ट्रैक्टर से अपनी जीविका चला रहा है। वो हाईवा और जेसीबी और पोकलेन वाले क्यों नहीं फंसते? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बड़ा ठेकेदार है तो वो रेत को कहाँ यूपी ले जा रहा है, रीवा ले जा रहा है, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए ना। ट्रैक्टर से 10 टाली अगर कोई रेत निकाल के काम कर रहा है तो आप उस पर ही क्यों कार्रवाई करते हो? इस बात का मेरा विरोध है। मेरा किसी ठेकेदार से विरोध नहीं। आप रेत बाहर ले जा रहे हो, आपने पैसा दिया है सरकार को आप रॉयल्टी दे रहे हैं, आप ले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कार्रवाई की बात आती है तो आप गरीब आदमी की ट्रैक्टर ट्राली क्यों पकड़ते हो? मेरा इस बात का विरोध उस समय भी था, आज भी है। आप उस समय के रिकॉर्ड निकलवा के देखिए कि पूरे क्षेत्र में कभी भी ट्रैक्टर ट्रालियों की पर कार्रवाई हुई क्या? उस समय रिंकू का संरक्षण था, हो सकता है, कह सकते हैं सब, बिल्कुल संरक्षण था। हर उस जब हम किसी भी युवा को रोजगार नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, अगर वो अपने जीविका का साधन रेत से ही अगर 2 टाली काम कमा रहा है, कहीं जाके गिरा रहा है, किसी का घर बन रहा है, तो हमें उसको रोकने का कौन सा अधिकार है? कमाने दो भाई, क्या दिक्कत है? आप ठेकेदार को कमाने दोगे और क्षेत्र के जो ट्रैक्टर वाले हैं उनको नहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले जो कुछ होता था तो रिंकू से पूछ के होता था, रिंकू की सहमति पे होता था, अब पूछा कहीं और से जा रहा है और कहीं से हरी झंडी मिल रही है। ये गलत बातें हैं और एकदम स्पष्ट कह दूं, मेरा रेत के कारोबार से कोई लेना देना नहीं, न पहले था, न अभी भी है और न कोई मतलब है। हाँ, अब जो आपने जो कहा संजय सिंह रेत का काम करते थे और अभी भी करते हैं। चूंकि वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। आज वो भी तो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो कारोबारी हैं। भाई आज उनका कारोबार जहां से चलेगा वो वहां से चलेंगे। हो सकता है कि वो शरद जी के साथ हो, तो अगर वो उनके साथ है तो फिर रिंकू सिंह के साथ कहा। शरद कौर की बात करें, मतलब उनके विधायक चुनने के बाद से लगातार आप लोग में एकदम कैसे कहें कि 36 का आंकड़ा रहता है, 2 दूरी हैं, जैसे रेल की 2 पटरियां कभी मिल नहीं पा रही हैं 3 सालों से। अब तो भाजपा में आ गए हैं, विधायक भी हो गए, जीत भी गए, अधिकांश जनता ने उसको समर्थन भी दे दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मेरी किसी भी व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं रहती और राजनीति में कभी दुश्मनी के भाव होने नहीं चाहिए। हम राजनीति को जहाँ से देखते आ रहे हैं, अपने क्षेत्र की एक हमेशा परंपरा रही है। स्वर्गीय पंडित रामकिशोर शुक्ला जी वहाँ से निर्वाचित होते थे, हमारे राव साहब निर्वाचित होते थे, और जब भी कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो अगर पंडित जी विधायक हैं तो उस कार्यक्रम के मुख्य पंडित जी हुआ करते थे और अध्यक्षता हमारे पिताजी किया करते थे। और जब हमारे पिताजी विधायक और मंत्री होते थे तो मुख्य अतिथि हमारे पिताजी होते थे और अध्यक्षता पंडित जी किया करते थे। तो हम सब लोगों में जो भाव हमने जो देखा है, जो समझा है, वो हम लोगों ने कभी दुश्मनी के भाव से नहीं देखा। पर अब ये जो नई जनरेशन आई है वो इसको मुझे लगता है कि पारिवारिक दुश्मनी के तौर पर, जैसे जमीन का विवाद हो, हमने कोई किसी की जमीन तो नहीं ली है, हमारा कोई उनका खेत जोतने का विवाद तो नहीं है, इसलिए ये भाव नहीं होने चाहिए। जब हम किसी बड़े पद पर पहुंचते हैं, उस पद की एक गरिमा होती है, उस पद के गरिमा को बनाने का काम उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का होता है, कि हम अपने बड़प्पन को दिखाएं। और अगर हम मान सकते हैं कि हम हारे हुए प्रत्याशी हैं, हम हारे हुए राजनीति में खिलाड़ी हैं, तो क्या उसके साथ दुश्मनी के भाव होने चाहिए? राजनीति में ये नहीं होता। राजनीति में कभी ऊपर कभी नीचे ये चलता रहता है, पर दुश्मनी के भाव नहीं होने चाहिए। आपने कहा 3 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, गड्ढे हो गए सड़कों में, और कहीं भी पुरानी जो चीज़ें थी बस उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो प्रकृति का नियम है, वो नहीं भी रहते, कोई और विधायक होते, कांग्रेस का होता, तभी वो काम तो आगे ही बढ़ते। आपके हिसाब से व्यवहारिक का विकास किस रूप से होना चाहिए था जो रुका हुआ है? देखिए, व्यवहारी में विकास करने को बहुत सी चीजें हैं। हम लोगों ने अपने टाइम में एक एजेंडा बना के चलते थे, एक टीम वर्क होता था, पूरे अधिकारी जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र के बैठ के हम लोगों ने उसको गाइडलाइन बना के चलते थे कि ये काम करने हैं, हमें रोड की आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल बनवाना है, हमें पानी लाना है, और उन कामों को हम लोगों ने किया जो दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो बताएं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसका काम है क्षेत्र का विकास करना।
हमने जो किया वो तो दिख रहा है। आपने इन 3 वर्षों में क्या किया वो जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा, वो तो बताना पड़ेगा। भिवारी को जिला बनाने की एक समय बड़ी आवाज उठ रही थी, बड़े संगठन भी बने थे, वहाँ पर पोस्टर भी लगे थे, हर जगह भिवारी जिला बनाओ, भिवारी जिला। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर आए थे तब भी उसके समझ की बात रखी थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। क्या परिदृश्य है अभी बस? देखिए, भिवारी को जिला बनाना क्षेत्र की एक मांग थी और हम भी उसके समर्थन में थे। और जिला बनाने के लिए एक जो कमेटी बनाई गई भिवारी में, जिसमें जो भी प्रतिनिधि व्यापारी संघ के प्रतिनिधि थे उनको मैं ले जाके सीएम हाउस में मीटिंग कराई। सीएम साहब के सामने इस बात का निर्णय हुआ कि अभी जिला बनाने में थोड़ा सा कठिनाई है। किसी भी जिला को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। चुनाव का समय है तो अभी हम जिला नहीं बना सकते हैं। आप सब लोगों की मांग है तो हम भिवारी के लिए एक एडिशनल एसपी और एक एडीएम की नियुक्ति कर देते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर जिला बनाने की प्रक्रिया करेंगे। ये घोषणा सीएम साहब ने की थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और बाकी चीजें हमारे पास हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का प्रदर्शन आपके सामने है। टिकट शरद जी को मिली, चुनाव शरद जी जीते। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी भिवारी आए, तो मुख्यमंत्री जी से क्यों जिला बनाने की मांग नहीं की? क्यों जिला की घोषणा क्यों नहीं करवाई गई? हम तो उस जनता की बात, उस पूरे व्यापारी संगठन की बात को लेके सीएम साहब के पास गए भी और सीएम साहब ने एडिशनल एसपी और एडीएम की नियुक्ति के लिए आश्वस्त भी कर दिया। तो हम तो जिला बनाने के एक कदम आगे गए। अगर एडीएम और एडिशनल एसपी वहां पर बैठ रहे हैं तो ये मानिए कि हम जिला बनाने के एक कदम आगे गए और उस एक कदम को भी आपने इन 3 वर्षों में 4 कदम पीछे कर दिया। गड्ढे तो आप भर नहीं पा रहे हैं, जिला की बात कर रहे हैं। आपने जब मुख्यमंत्री भिवारी में आए तो आपने क्यों बात नहीं की कि जिला की घोषणा होनी चाहिए? आप इसी मुद्दे पर भाजपा से विधायक बनकर आए कि मैं भिवारी को जिला बनाऊंगा। फिर आपने जिला की बात क्यों नहीं की? क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा नहीं करवाई? जिला की जगह आप भिवारी नगर पंचायत को नगर पालिका की घोषणा करवा रहे हैं। नगर पालिका की मांग तो किसी ने की ही नहीं। तो आपको लगता है कि हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पे, हर रास्ते पे शरद पवार लगभग फेल रहे हैं? अब ये बात तो जनता तय करेगी, पर मेरी नजर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर अगर हम राजनीति में काम करते हैं तो उन मुद्दों को अपने सिद्धांत से समझौते नहीं करने चाहिए। उनको हमें स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए, अपनी बात को कहनी चाहिए। और हमने अपनी बात को कही, और अगर हमने बात नहीं कही होती तो एडिशनल एसपी या एडीएम की बात नहीं आती, और वो भी नहीं भिवारी में नियुक्ति हुई, जबकि भिवारी में कम से कम एडीएम और एडिशनल एसपी बहुत आवश्यक है। आज हम शहडोल जिले के सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। 90 किलोमीटर भिवारी है शहडोल से, और उससे भी दूरस्थ जो गांव 70 किलोमीटर दूर बैठे हैं वो बेचारे कैसे जिले में आते हैं? तो कम से कम एक एडीएम एडिशनल एसपी की नियुक्ति तो हो जानी चाहिए थी जिले में, अगर कोई देरी थी। इसकी बात अब क्यों जिला बनाने वाले कमेटी या जिला बनाने वाले हमारे आदरणीय विधायक जी क्यों नहीं करते? वो करना चाहिए। बिल्कुल। आपने बताया कि आप अधिवक्ता भी हैं, तो वकालत के पेशे से भी जुड़े हुए हैं, और काश्तकारी जो है आपको विरासत में मिली हुई है राजनीति की तरह ही। अभी जैसे राजनीति में थोड़ा सा डाउन फॉल या फिर कहें कि मध्यम है, जब उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, जब आएगा चढ़ाव तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? काश्तकारी कर रहे हैं कि वकालत के पेशे में, और क्या क्या कारोबार है आपके? देखिए, काश्तकारी या खेती करना तो हम लोगों का मुस्तैन धंधा है। जमीनें हम लोगों को विरासत में मिली हुई है, पैतृक संपत्तियां हैं, खेती करते हैं। और वकालत करना तो हमारा पेशा है, वकालत भी करते हैं। और समाज के हित में हमने एक स्कूल भी डाली हुई है, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम करने के लिए हम समाज से जुड़े रहे, लोग हमसे जुड़े रहे। उस क्षेत्र में काम करने के लिए भी हमने विद्यालय बैठा हुआ है, उसमें भी हम काम करते हैं। और बहुत सी जो हमारी संस्थाएं हैं, तो खेल से लेके सामाजिक कार्यों से लेके हम अपना काम करते रहते हैं, और जनता के बीच में जाने का काम हमारा प्रतिदिन का है, जो हम जाते हैं। चलिए, तो ये थे वीरेश सिंह रिंकू जी, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। और नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।